हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो आज हमारे पास जो न्यूज़ है ना, वो स्टेट रिलेटेड न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है। जो स्टेट की न्यूज़ होती है, स्टेट में जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम या कोई प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर जाके इनॉग्रेट करती है। जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी राज्य में गए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ जाके कुछ ना कुछ तो वो इनॉग्रेट करेंगे, या अमित शाह कहीं गए हैं या फिर द्रौपदी मुर्मू जी कहीं गई हैं तो कुछ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती हैं। तो आज हमें स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन करना है। वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए हेडलाइंस है, तो हेडलाइंस की मदद से आप रिवीजन भी कर सकते हैं और अपने बहुत अच्छे नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि हमारी जो ईयरली बुक है वो तैयार हो चुकी है, और ईयरली बुक में जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। मैं जानती हूँ आप लोग डेली 7 AM हमारा सीए देखते हैं, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम है अगले महीने तो आप यहाँ पर पूरे साल का करंट अफेयर्स नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को एक हार्ड कॉपी की ज़रूरत होती है जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। इसलिए इस मैगज़ीन को लॉन्च किया जा रहा है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को इस मैगज़ीन को लॉन्च किया जाएगा। ये मैगज़ीन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होगी और ये सारे कंटेंट को यहाँ पर कवर किया जाएगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए परचम क्लासेस के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमारा सब्सक्रिप्शन करंट अफेयर्स सब्सक्रिप्शन 2023 के लिए लेना चाहते हैं तो परचम के एप्लीकेशन पे जाके आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपको डेली सीए का जो पीडीएफ होता है, वीकली सीए, मंथली सीए, 6 मंथ का जो सीए और इकोनॉमिक और फाइनेंस सीए जो आता है वो, ये सारी पीडीएफ इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड होंगी। लेकिन ईयर बुक इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड नहीं होगी, ईयर बुक को अलग से परचेस करना होगा। ये जो सब्सक्रिप्शन होता है इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ये कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी भी इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। ये सारा जो कंटेंट है पीडीएफ इनकी जो है वो आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा जब आप एसएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप हमारे जब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के लिए एसएससी कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। आपको पूजा 10 कोड का यूज़ करना है जिससे एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले बात करते हैं APPU मतलब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एशिया पैसिफिक मतलब जो पैसिफिक आपका ओशन है उसमें जो भी कंट्रीज़ हैं उनका संगठन के बारे में चर्चा हो रही है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। क्या है ये? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, जिसके अंतर्गत 32 नेशन शामिल है। ये एशिया पैसिफिक रीजन के देश हैं जिसमें आप कनेक्टिविटी की बात करें, पोस्टल सर्विस की बात करें तो उन पोस्टल सर्विसेज को प्रमोट करने का काम ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो इंडिया टू टेक चार्ज ऑफ APPU इन बैंकॉक, थाईलैंड। तो भारत ने APPU मतलब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के चार्जेस ले लिए हैं बैंकॉक, थाईलैंड में। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है यूनियन का फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 सालों के लिए विनय प्रकाश सिंह जी सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम करेंगे APPU में। ठीक है, तो 32 देशों का ये संगठन है, आपको याद रखना है। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है नलिन नेगी। भारत पे अपॉइंट्स नलिन नेगी एज अ इंटरिम CEO। तो बेसिकली ये भारत पे के CFO थे, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं ना, तो CFO के रूप में काम कर रहे थे। अभी इन्हें इंटरिम CEO बनाया गया है भारत पे का। क्यों बनाया गया है? क्योंकि भारत पे के जो CEO थे जिनका नाम है सोहेल समीर, इन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है जिसके कारण ये पोजीशन खाली थी। और फिलहाल के लिए जो भारत पे के CFO है उन्हें इंटरिम CEO बनाया गया है जिनका नाम है नलिन नेगी। इसके अलावा इन्होंने 10 साल तक SBI कार्ड में भी CFO की तरह काम किया है। भारत पे का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2018 में हुआ था। वर्तमान में जो चेयरमैन है वो रजनीश कुमार है। अगले पर्सन है R कृष्णन कुमार। टाटा समूह के दिग्गज R कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक टाटा ग्रुप में काम किया है और टाटा सन के डायरेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को 1963 में ज्वाइन किया था। फिर आप लोग ने टाटा टी के बारे में सुना होगा, है ना। तो टाटा टी का जो आज आप वर्जन देखते हैं तो उसका क्रेडिट जो है वो R कृष्ण कुमार को दिया जा सकता है। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2009 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए ट्रेड एंड बिजनेस में।
ठीक है, तो कुछ पर्सन्स के बारे में हमने चर्चा करी है। आइए अब बात करते हैं हम स्टेट न्यूज़ पर। मणिपुर सेलिब्रेट गान नगई फेस्टिवल। तो गान नगई फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है? मणिपुर राज्य के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। 4 जनवरी को इस सेलिब्रेशन को किया गया, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। इसमें क्या करते हैं, इस फेस्टिवल में फार्मर्स जो हैं अपने जो ग्रेन होता है उसको ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं कि अच्छे तरीके से हार्वेस्टिंग हो गई। प्रे करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, प्रे करते हैं फॉर बेटर लाइफ। अभी जो पूरा फेस्टिवल है ना वो जिलांग ग्रोंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तो मणिपुर की कम्युनिटी है जिलांग रोंग, इस कम्युनिटी के द्वारा गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे शशि थरूर की पुस्तक के बारे में। शशि थरूर ने रिसेंटली एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है अंबेडकर अ लाइफ लॉन्च्ड। ठीक है, अ लाइफ, अंबेडकर अ लाइफ। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? शशि थरूर जी की पुस्तक है और इसको किताब कोलकाता इवेंट में प्रभा खेतन फाउंडेशन के द्वारा, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बुक का टाइटल क्या है? अंबेडकर अ लाइफ। जिसके ऑथर कौन है? शशि थरूर है। इस पुस्तक को किताब लॉन्च किया गया है किताब कोलकाता इवेंट में, और किताब कोलकाता इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? प्रभा खेतन फाउंडेशन के द्वारा। अब कई सारी इंपॉर्टेंट बुक जो है वो शशि थरूर की है और इनकी बुक से क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी फ्रेम हुए हैं। तो एक बुक तो आपको पता चल गई है, अंबेडकर अ लाइफ। इसके अलावा इन्होंने किया था वाई आई एम अ हिंदू। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में बने हुए हैं। वाई आई एम अ हिंदू 2018 में लॉन्च किया था। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर 2018 में। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम 1997 में। ये सारी की सारी पुस्तक जो है वो शशि थरूर की पुस्तक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्टार्ट प्रोसेस टू बाय 100 मोर K9 वज्र। तो K9 वज्र, 100 K9 वज्र को खरीदने की प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा शुरू कर दी गई है। बेसिकली K9 वज्र जो है इनका यूज़ जो है वो डेजर्ट एरिया में, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है, लेकिन बोला जा रहा है कि इसके यूज़ को बढ़ाया जाएगा और माउंटेन एरियाज़ में भी इनके इस तरीके से इनको बनाया जाएगा कि माउंटेन एरिया में भी इनको यूज़ किया जा सके। अब इस यूनिट को या वज्र को, K9 वज्र को कौन तैयार कर रहा है? तो L&T इसे तैयार कर रहा है। डेवलप कौन कर रहा है इसको? L&T कर रहा है। तो क्या L&T कैसे डिज़ाइन कर रहा है? तो हमने क्या किया था, साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पे साइन किए थे और उनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए L&T K9 वज्र को तैयार कर रहा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट स्टार्ट प्रोसेस टू बाय 100 मोर K9 वज्र। सरकार ने 100 और K9 वज्र खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसी जानकारी हमें डिफेंस मिनिस्ट्री से मिलती है। ये K9 वज्र जो है ये स्वतः चलने वाला डिवाइस है। इसको L&T लॉर्डसन एंड टर्बो के द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा यूजिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम द साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी और जो साउथ कोरिया का K9 थंडर है, तो K9 थंडर की तरह ही L&T K9 वज्र को तैयार करेगा। ठीक है, इसके अलावा 100 गन्स डिलीवर कर दी गई हैं आर्मी को फरवरी 2021 में, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था साउथ कोरिया से और कॉन्ट्रैक्ट 2017 में साइन किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात भी की गई थी, अब आपने वज्र खरीद लिए हैं, गन्स खरीद लिए, तो इनको मेंटेनेंस करने के लिए या फिर इनको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए वर्कशॉप की भी ज़रूरत है। तो ये सारी फैसिलिटी भी साउथ कोरिया प्रोवाइड करेगा। ठीक, नेक्स्ट है कॉफ़ी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया रोज ऑलमोस्ट 2% टू 4 लाख टन। तो यहाँ पर कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट भारत से होता है वो लगभग 2% इंक्रीज हो गया है और बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। एग्जैक्ट 2% नहीं है, इसमें लिखा है ऑलमोस्ट 2%। एग्जैक्ट जो डेटा है वो 1.66% का है। ठीक है, इस पूरी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हो रही थी हमारे देश में, तभी कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन भी हो रहा था 1942 में। इसका हेड ऑफिस आपको बेंगलुरु में दिखेगा। एक स्टैचुरी बॉडी है क्योंकि पार्लियामेंट ने एक एक्ट को पास करते हुए कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर ये बेसिकली संस्था काम करती है, जिसका उद्देश्य है कॉफ़ी का प्रोडक्शन और प्रमोट करना इंडिया में। क्लियर है? कॉफ़ी एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 1.66% टू 4 लाख टन इन 2022। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा हमको जानकारी दी गई है कि कॉफ़ी का निर्यात 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। ठीक है,
जो 2021 में कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया गया है वो 3.93 लाख टन का किया गया है। और भारत से जो मेजर कॉफ़ी एक्सपोर्ट की जाती है ना, मतलब अगर डेस्टिनेशन देखें हम तो इटली, जर्मनी और रशिया, ये 3 देश हैं जहां पर सबसे अधिक मात्रा में भारत से निर्यात किया जाता है कॉफ़ी का। अब यहाँ पर 2 वैरायटी ऑफ कॉफ़ी को मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, जिनमें से है इंडिया एक्सपोर्ट बोथ रोबस्टा एंड द अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी। ठीक, नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एमओयू साइन हुआ है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के 4 राज्यों में मदद करने के लिए $1.2 बिलियन के लोन के एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। तो इंडिया एडीबी साइन $1.2 बिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो भारत और एडीबी ने भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लोन लिया है $1.2 बिलियन का। ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे $350 मिलियन जो है उसको दिया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, जिससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कनेक्टिविटी, जो सड़कें हैं, हाईवे हैं, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काम कर सके। फिर असम के भी जो स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड है उनको अपग्रेड करने के लिए लगभग 300 किलोमीटर तक की सड़कों को अपग्रेड करने के लिए $300 मिलियन का लोन असम को दिया जाएगा। नेक्स्ट है $220 मिलियन का लोन जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी के सेक्टर में, पावर सेक्टर में काम करने के लिए त्रिपुरा को दिया जाएगा। और चेन्नई का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उसको और एक्सपेंड करने के लिए, एडवांस बनाने के लिए $350 मिलियन का लोन जो है वो चेन्नई को दिया जाएगा। तो इस तरीके से 4 राज्यों में ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में ये एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव 2614 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट इन 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, तो 382 मेगावाट की कैपेसिटी है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि किस राज्य में इसको लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा HP, मतलब हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है मतलब किसी नदी, कोई नदी बह रही होगी, आपने उस पर डैम कंस्ट्रक्ट किया होगा, पानी को स्टोर किया होगा, फिर पानी को स्टोर करने के बाद आपने टरबाइन पे गिराया होगा और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया होगा। तो किस नदी पर है, तो सतलज रिवर पर। कौन सी रिवर पर है, सतलज रिवर पर। ठीक है, तो 3 बातें हमको पता चल गई। आइए पूरी न्यूज़ को हम देखते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उनके द्वारा यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है कि 2614 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको SJVN के द्वारा तैयार किया जाएगा। SJVN एक स्टेट ओन कंपनी है। इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 382 मेगावाट की है, हिमाचल प्रदेश में, सतलज रिवर पर, इन द शिमला एंड द मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जिसके जरिए 1382 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को हर साल प्रोड्यूस किया जाएगा। जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी तो ऑब्वियसली इसको कंजप्शन के लिए बेचा भी जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे इस इलेक्ट्रिसिटी को बेचेंगे। ठीक है, इसके अलावा 210 मेगावाट का लुहरी स्टेज 1 जो डैम है उसका भी फाउंडेशन स्टोन सतलज रिवर पे रखा गया है। और इस प्रोजेक्ट को भी कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, इस प्रोजेक्ट को भी कंस्ट्रक्ट करने का काम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का होगा। अब बात करेंगे सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है। ये जो कंपनी है वो जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का। इसे सेटअप किया गया था 1988 में। किस लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के सेक्टर में काम करने के लिए। अभी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे कई सारे राज्यों में है। और नेबरिंग कंट्री जो है भूटान और नेपाल, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन पे काम करती है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, NL शर्मा है। नेक्स्ट है फ्री राइस। Odisha government to provide free rice for 1 year under the state food security scheme। तो स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम मतलब सरकार द्वारा चलित राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए
5 kg तक जो राइस है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये घोषणा उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक उनके द्वारा की गई है। नवीन पटनायक गवर्नमेंट in Odisha will provide free 5 kg rice per month to the beneficiaries under the state food security scheme for the 1 year। तो देखिए गवर्नमेंट का भी एक आपने स्कीम सुना होगा जिसके अंतर्गत फ्री में आपको ग्रेन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, बेनिफिशरीज को प्रोवाइड की जाती है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो बेनिफिशरीज इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, उन बेनिफिशरीज को स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत जो है इंक्लूड किया जाएगा और इनको हर महीने 5 kg राइस फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा सरकार के ऊपर, जो बर्डन आएगा वो 185 करोड़ रुपीज़ का आएगा। ये बात भी चीफ मिनिस्टर के द्वारा बताई गई है। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम को 2 अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत वो पुअर पीपल शामिल होते हैं जिनको कवर्ड नहीं किया गया है या जो नहीं शामिल है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत। इसमें बेनिफिशरी को 5 kg ऑफ राइस 1 रुपी पर केजी में शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है कि 1 ईयर तक फ्री में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उड़ीसा राज्य के बारे में बात करते तो इसका फॉर्मेशन डे 1 अप्रैल 1936 है। बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट होकर उड़ीसा राज्य का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम उड़ीसा था, फिर बाद में इसका नाम उड़ीसा कर दिया गया 2011 में। पहले इसकी कैपिटल कटक थी, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया भुवनेश्वर में 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, अच्छा प्रधानमंत्री की एक स्कीम चलती है, आपको पता होगा। प्रधानमंत्री की स्कीम के अंतर्गत जो है वो बेनिफिशरीज को बने बनाए घर प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो उसी में ही शामिल करते हुए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट आती है जिसका नाम है टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहले ओरछा आया करता था, लेकिन अब ओरछा को अलग कर दिया और ओरछा को अलग एक जो है वो आपने डिस्ट्रिक्ट बना दी है। ठीक है ना, तो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड रीजन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपको ओरछा देखने को मिलेगा, टीकमगढ़ से अलग होके ही बना है। तो यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री पट्टा ऑफ रेसिडेंशियल लैंड टू द सिलेक्टेड बेनिफिशरीज। तो सिलेक्टेड बेनिफिशरीज जो होंगे उनको फ्री में रेसिडेंशियल पट्टा दिया जाएगा। लगभग 600 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर 14 लाख लोग जो हैं उनको फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। अब बेनिफिशरीज कैसे होंगे, तो जो पटवारी होते हैं ना उनके जरिए, मतलब वो एक लिस्ट तैयार करेंगे कि कौन एक्चुअल बेनिफिशरीज है जिनको ये फ्री पट्टा प्रोवाइड किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी की गई है। इस स्कीम को पूरे एंटायर स्टेट में लागू किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्होंने कहा है कि आप बेनिफिशरीज जो है उनका डेटा तैयार करें और हर एक बेनिफिशरीज की जो फैमिली है उनको 600 स्क्वायर फीट का जो है प्लॉट यहाँ पर दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए घर का। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो एरिया के हिसाब से 2nd नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद एरिया में मध्य प्रदेश आता है। यहाँ पे जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है वो बताता है कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, लगभग 25.14% एरिया फॉरेस्ट एरिया आता है, फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। नेक्स्ट बात करेंगे, और अभी प्रवासी भारतीय दिवस भी मध्य प्रदेश के इंदौर में ही मनाया जाना है, ये बात भी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड गवर्नमेंट अबॉलिश सिस्टम ऑफ रेवेन्यू पुलिस। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राजस्व पुलिस या जो रेवेन्यू पुलिस थी उस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये रेवेन्यू पुलिस आई कहाँ से, तो ब्रिटिश एरा में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे देश में, तो ये जो हिली स्टेट थे ना, हिली स्टेट में यहाँ पर रेवेन्यू पुलिस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक पुलिस काम करती थी जिसे रेवेन्यू पुलिस कहा जाता था। अंडर द सिस्टम द सिविल ऑफिसर या पटवारीज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट
उनको पावर दी जाती थी कि आपके जितने भी यहाँ पे मामले हैं आप उनको सॉल्व करो, उनकी सुनवाई करो, जो भी लैंड को लेके जो भी डिस्प्यूट होते हैं आप उनको सॉल्व करो, है ना। इस तरीके से जो पटवारी थे उनको ही रेवेन्यू पुलिस का काम एक तरीके से दिया जाता था, ठीक है ना। तो इसी सिस्टम को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। रीज़न समझते हैं अभी। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ अबॉलिश द रेवेन्यू या पटवारी पुलिसिंग सिस्टम इन द स्टेट, ये बात कही गई है। और पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये नोटिफाई किया गया है। ऑल द रेवेन्यू विलेजेस विल नाउ द अंडर द रेगुलर पुलिसिंग सिस्टम, जो रेगुलर पुलिस होती है ना स्टेट पुलिस, उसके अंदर अब ये सारे विलेजेस रेवेन्यू विलेजेस शामिल किए जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफिस द लॉ एंड द ऑर्डर इन 1800 रेवेन्यू विलेजेस ऑफ उत्तराखंड विल नाउ बी हैंडल बाय द स्टेट पुलिस। 1800 रेवेन्यू विलेजेस जो है जहाँ पे रेवेन्यू पुलिस काम करती थी अब वो स्टेट पुलिस के अंदर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू पुलिस होती है वो क्रिमिनल लॉज को एक तरीके से हैंडल नहीं कर पाती, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने का उनके पास तरीका नहीं होता, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं प्रोवाइड की जाती है, इसलिए रेवेन्यू पुलिस को अब वो काम नहीं करेगी। अब ये काम कौन करेगी? स्टेट पुलिस करेगी। एक फेज्ड मतलब फेज वाइज जो है एक मैनर में रेवेन्यू पुलिस के काम को खत्म करते पूरा काम स्टेट पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट संविधान उद्यान एट राजभवन जयपुर। तो संविधान उद्यान का इनॉग्रेशन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। अब जब जयपुर राजस्थान में ये उद्घाटन हो ही रहा था तो वर्चुअली इन्होंने कुछ फाउंडेशन स्टोन भी रखे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ तो हमको क्लियर हो गई है कि प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट संविधान उद्यान इन जयपुर। इसके अलावा वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा है 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट का जयपुर राजस्थान में। बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ इसका फाउंडेशन स्टोन भी जयपुर राजस्थान में रखा है। और इसको भी कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? SJVN लिमिटेड जो है और उसकी सब्सिडरीज के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो 2024 तक कमीशन कर दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के जरिए हर साल 2454.55 मिलियन यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी और इस इलेक्ट्रिसिटी को 2.57 पर यूनिट के हिसाब से जो है इस पे चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। जिससे भारत का जो एजेंडा है कि 500 गीगावाट का जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव करना है 2030 तक, तो उस टारगेट को अचीव करने में मदद मिलेगी इस प्रोजेक्ट के जरिए। इसके अलावा कार्बन एमिशन जो है वो 27 लाख टन तक यहाँ पर रिड्यूस होगा, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताती हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, तो इस डिमोनेटाइजेशन पे कई सारे लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, लगभग 58 पिटीशन थी और ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है ऑन डिमोनेटाइजेशन। तो क्या वर्डिक्ट है? RBI एक्ट की जो सेक्शन है 26 उसमें क्या बातें की गई हैं वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। हिस्ट्री क्या रही है डिमोनेटाइजेशन की, भारत में डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, सारा बातें डिटेल में मैंने की हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे जब परचम वॉल्यूम 2 पर, तो आपको ये बर्निंग टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रिया फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। तो भारत ने प्रवासन और गतिशीलता के लिए ऑस्ट्रिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ऑस्ट्रिया और भारत जो है ना उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन को हुए 75 साल हो रहे हैं, लेकिन पिछले 27 सालों से कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हो रही थी कि दोनों देशों के जो डेलीगेट्स हैं या दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वो मुलाकात कर रहे हो। तो 27 सालों के बाद यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई और 5 अलग अलग एग्रीमेंट पे यहाँ पे साइन किए गए। उनमें से 2 एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 एग्रीमेंट जो है वो इंडियन कम्युनिटी जो ऑस्ट्रिया में रहती है उनके लिए वो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, ठीक है। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रिया हैव साइंड 5 एग्रीमेंट्स एंड 2 ऑफ देम आर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी लिविंग इन द ऑस्ट्रिया। पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। अब जो इंडियन ऑस्ट्रिया में पढ़ाई करने जाना चाहती है, ऑस्ट्रिया से जो लोग भारत में स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं, या ऑस्ट्रिया से कोई लोग भारत से कोई लोग बिजनेस करने ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, तो उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है। देयर इज एन एग्रीमेंट ऑफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी फॉर द पीपल हु वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रिया एंड हु वांट टू कम टू इंडिया फॉर बिजनेस, ठीक है। उनके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है जिससे ये जो प्रोसीजर है वो आसान बनाई जा सके। इसके अलावा एक और एग्रीमेंट है जिसका नाम है वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम, ठीक है। इस वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम के अंतर्गत
अगर कोई इंडियन स्टूडेंट 6 मंथ के लिए वर्क करने या किसी ऑफिस को ज्वाइन करने ऑस्ट्रिया जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। तो इस तरीके से 2 एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में साइन हुए हैं। अगर ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल वियना है, यूरो इसकी करेंसी है एंड अलेक्जेंडर वैन डर वेलेन यहाँ पर प्रेसिडेंट है। अब करेंसी यूरो से मुझे याद आता है कि रिसेंटली कौन सा ऐसा देश है जिसने यूरो को एज अ करेंसी अडॉप्ट कर लिया है। उस देश का नाम आप हमें कमेंट में बताएंगे। मैंने कल के सेशन में इस न्यूज़ को कवर किया था। ऐसा कौन सा देश है जिसने रिसेंटली यूरो को एज अ करेंसी अडॉप्ट किया है। क्लियर है? तो आज हमने जो भी हाईलाइट्स पढ़े हैं, जो भी हमने न्यूज़ पढ़ी है, उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले, इंडिया टू टेक चार्ज ऑफ APPU इन बैंकॉक थाईलैंड। भारत पे के इंतरिम CEO कौन बन गए हैं? नलिन नेगी बन गए हैं। टाटा ग्रुप के वेटरन R कृष्ण कुमार जी का निधन हो गया है, जिनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। मणिपुर ने सेलिब्रेट किया है गान नगई फेस्टिवल। नेक्स्ट है, शशि थरूर के द्वारा रिसेंटली एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम है अम्बेडकर अलाइव। फिर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर प्रोसेस कर दिया गया है टू बाय 100 मोर K9 वज्र, और जिसको तैयार कर रहा है L&T। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट है वो भारत ने इंक्रीज़ किया है 1.66%। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 2619 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट इन 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि सतलज रिवर पर हिमाचल प्रदेश में काम करेगा। उड़ीसा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है फ्री राइस फॉर 1 ईयर अंडर द स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, और स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम को 2 अक्टूबर को 2018 में लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। इस स्कीम को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लॉन्च किया गया था, और टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी नया डिस्ट्रिक्ट बना है। उत्तराखंड गवर्नमेंट अबॉलिश सिस्टम ऑफ रेवेन्यू पुलिस। रेवेन्यू पुलिस को समाप्त कर दिया गया है, और रेवेन्यू पुलिस का जो काम है वो स्टेट पुलिस के अंदर दे दिया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है संविधान उद्यान जयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डॉक्टर मंजुलता सुब्रमण्यम, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, ये किस राज्य की पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही थी, या इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट में देना। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।